लेकर के आए हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स केमिस्ट्री फर्स्ट क्लास 12 की, जिसमें आपका पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था तो ये पहले से ही पता होगा कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की तुमको पता होगा कि 3 या मैक्सिमम 5 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है ठोस अवस्था, गैस और द्रव अवस्था, गैस अवस्था और फिर प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसमें से हमारा जो पहला चैप्टर है वो है ठोस अवस्था। अब ठोस अवस्था के बारे में जो पहला चैप्टर दिया गया है वो है आपका ठोस अवस्था। हम बात करेंगे ठोस अवस्था की। तो चलिए देखिए, ठोस अवस्था के प्रकार। ठोस अवस्था के प्रकार ज्यामिति के आधार पर, ज्यामिति के आधार पर अगर हम देखें ठोस पदार्थ कितने प्रकार के हैं, अगर उनकी ज्यामिति की बात करें तो ज्यामिति के आधार पर वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है, देखिए पहला जो होता है वो होता है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय मीन्स क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। अब हम बात करते हैं, चलिए देखिए, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार या अंतर पढ़ रहे हैं। ठोस अवस्था के प्रकार और क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर को हम पढ़ने चल रहे हैं। तो देखिए, ज्यामिति के आधार पर ठोस अवस्था यानी क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर ज्यामिति के आधार पर, ज्यामिति के आधार पर। चलिए, ठोस कितने प्रकार के? 2 प्रकार के अभी हमने बताया। एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक है एमॉर्फस सॉलिड, मीन्स क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब इनमें अंतर की बात करते हैं ज्यामिति के आधार पर। तो पहले हम कैरेक्टर ले लेते हैं, गुण, उसके बाद ले लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। चलिए, पहला अंतर देखिए, ज्यामिति इनकी क्या होगी। फर्स्ट डिफरेंस, ज्यामिति अगर हम ठोस, अब ठोस का एग्जाम्पल समझने के लिए सबसे अच्छा क्रिस्टलीय ठोस में आप ले लीजिए NaCl का एग्जाम्पल, NaCl ले लीजिए, और अक्रिस्टलीय ठोस में ले लीजिए रबर ले लेते हैं अक्रिस्टलीय ठोस में, और क्रिस्टलीय ठोस में ले लेते हैं नमक, NaCl, फिटकरी या पनीर। ये सब आपने देखा होगा, ये सब आता है क्रिस्टलीय ठोस में और ये आता है अक्रिस्टलीय ठोस में। अब हम बात करते हैं ज्यामिति की। तो ज्यामिति को समझने के लिए एकदम सिंपल सी बात, इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं NaCl के। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए, NaCl का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा, Na+Cl माइनस, फिर Cl माइनस, Na+Cl माइनस, Na प्लस, और फिर Na+Cl माइनस, Na प्लस,
और Cl माइनस। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि जो भी इसका सिस्टम है, जैसे जो एक क्रिस्टल बना, इसमें प्रत्येक Na के बाद Cl आया है। पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड में इस NaCl में कहीं पे भी Na बार बार रिपीट नहीं हुआ, ना ही Cl बार बार रिपीट होगा। यानी कहने का मतलब है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उनकी ज्यामिति बिल्कुल निश्चित होती, एक सिस्टमैटिक पैटर्न में होते हैं। और सिस्टमैटिक पैटर्न में है, देखिए प्रत्येक Na के चारों तरफ आपको Cl नज़र आएगा और प्रत्येक Cl के चारों तरफ Na नज़र आएगा। इससे ये क्लियर हो गया कि इनकी जो ज्यामिति होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, वो निश्चित एवं अभिलाक्षणिक होती है। तो इनकी ज्यामिति जो होगी वो निश्चित एवं अभिलाक्षणिक होगी, एवं अभिलाक्षणिक ज्यामित होती है। कौन सी पाई जाएगी? निश्चित एवं अभिलाक्षणिक। इनका एक स्पेशल अपना कैरेक्टर होता है, यानी जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे उनमें एक सिस्टमैटिक पैटर्न होगा, एक निश्चित क्रम में होंगे। लेकिन अगर यही बात हम करते हैं ज्यामिति की क्रिस्टलीय ठोस के लिए, तो क्रिस्टलीय ठोस में देखिए, क्रिस्टलीय ठोस में कुछ इस प्रकार का होता है, कहीं पे बड़े और छोटे, इनका कोई क्रम नहीं होता है। ये छोटे बड़े किसी रूप में कोई भी कभी भी आ सकता है। इस बात को समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। एग्जाम्पल ये है, मान लीजिए कॉलेज में जब जाते हो तो जब प्रेयर का टाइम होता है, बच्चे जब लाइन लगाते हैं प्रेयर के टाइम में, तो उस समय आप जब 6 के सामने खड़े हो रहे हो तो 6 के बच्चे, 8 के सामने खड़े हो रहे हो तो 8 के बच्चे, 12 की लाइन के सामने गए तो 12 वाले बच्चे। तो ये कंडीशन प्रेयर वाली इशू हो रही है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे उन्हीं बच्चों को अगर छोड़ दिया जाता है लंच में, और उस टाइम में आप किसी भी एंगल से खड़े होकर जब बच्चों को देखते हो तो उसमें क्या एक ही क्लास के नज़र आते हैं? ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है कि 6 वाले, 9th वाले, 12th वाले, 11th वाले, सारे बच्चे हर एंगल से, हर दिशा से मिक्स नज़र आते हैं। यानी इनका कोई सिस्टमैटिक पैटर्न नहीं होता। कहने का मतलब कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती, अनिश्चित होती है। इनकी ज्यामिति अनिश्चित ज्यामिति होती है, अनिश्चित ज्यामिति होती है। ये क्लियर हो गया? मीन्स अगर हम ज्यामिति की बात करें तो इनकी एक निश्चित और अभिलाक्षणिक ज्यामिति पाई जाती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में इनकी ज्यामिति अनिश्चित होती है, एक निश्चित पैटर्न नहीं होता, सिस्टमैटिक वे में ये सेट नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे कैरेक्टर की, तो दूसरा कैरेक्टर हम ले लेते हैं। चलिए गलनांक एवं क्वथनांक की बात करते हैं। नंबर 2, गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक से परिचित होंगे, इसकी डिफिनेशन पता होगी। अगर हम बात करें क्रिस्टलीय सॉलिड की, क्रिस्टलीय ठोस की बात करें, तो इनका जो गलनांक एवं क्वथनांक होता है वो निश्चित होता है, एकदम बिल्कुल फिक्स होता है। लेकिन इनका गलनांक एवं क्वथनांक एक परास में होता है। क्या होता है? एक परास में होता है, रेंज में होता है। इनका गलनांक क्वथनांक फिक्स है कि अगर कोई चीज़ सॉलिड है, बर्फ़ सॉलिड है, मीन्स तुम्हारा वाटर जब 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हो तो वो ठंडा हो करके क्या करता है? बर्फ़ यानी अवस्था परिवर्तन करके बर्फ़ की अवस्था में आ गया। उस बर्फ़ को अगर पुनः तुम द्रव की अवस्था में लाना चाहते हो तो उस बर्फ़ का टेम्परेचर तब तक नहीं बदलता जब तक कि सारी की सारी बर्फ़ हमारी लिक्विड में चेंज नहीं हो जाती। इसलिए जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस होगा, इसका गलनांक एवं क्वथनांक फिक्स होता है, निश्चित होता है, अस्थायी होता है। एक निश्चित गलनांक एवं क्वथनांक होता है, निश्चित गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक एवं क्वथनांक, निश्चित गलनांक एवं
क्वथनांक होता है। लेकिन अगर हम बात करें अक्रिस्टलीय ठोस की, तो अक्रिस्टलीय ठोस का आपने एग्जाम्पल के लिए सबसे बढ़िया देखा भी होगा, टायर ले लो एक या कोई प्लास्टिक की चीज़ ले लो, उसको जलाइए और जलाने के पश्चात उसको देखिए। जब देखेंगे तो उस प्लास्टिक का हिस्सा, उस टायर का हिस्सा, कुछ भाग जल के गिर रहा होगा, कुछ भाग पिघला होगा और कुछ भाग केवल मुलायम होकर के गर्म हुआ होगा। मीन्स कहने का मतलब कि अगर हम अक्रिस्टलीय सॉलिड को क्या करते हैं, उनके गलनांक और क्वथनांक की बात करते हैं, तो ये एक रेंज में होता है, फिक्स नहीं होता कि 100 या 0 या 100 एबाव जाएगा तो स्टीम में चेंज, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम बात करें अक्रिस्टलीय ठोस की, तो एक ये परास में होते हैं, इनका गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक एवं क्वथनांक एक परास में होता है, एक परास में होता है। परास मीन्स समझ रहे हो ना, परास मीन्स होता है एक रेंज में, फिक्स नहीं होता, एक परास में होता है, एक परास में होता है। ठीक है, तो ये हुआ इसका किसका, क्रिस्टलीय ठोस का। अगर क्रिस्टलीय ठोस के हम गलनांक एवं क्वथनांक की बात करते हैं तो उसका जो होता है वो फिक्स नहीं होता, वो एक रेंज में होता है। जैसे एग्जांपल में हमने कहा प्लास्टिक को जलाइए और उसको देखिए, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें इसके तीसरे कैरेक्टर की, तो अगले कैरेक्टर के लिए देखिए, अगले कैरेक्टर पे हम आते हैं। हम बात करते हैं तीसरा कैरेक्टर, विदलन की बात करें, डिफ्यूजन, जानते हो ना विदलन, विदलन मीन्स तोड़ना, उनको अलग करना। हम विदलन की बात करें तो जो विदलन होगा क्रिस्टलीय ठोस में, जैसे पनीर को ले लीजिए और उसको चाकू से पनीर को काट दीजिए। जब आप पनीर को चाकू से काटते हैं तो देखते होंगे कि पनीर का जो टुकड़ा अलग हुआ, उसकी सतह चिकनी एवं सपाट हमको मिलती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें अक्रिस्टलीय ठोस की, तो अक्रिस्टलीय ठोस में जैसे आयरन ले लो, लोहे का एक टुकड़ा ले लो, उसको काट के प्रयास करिए काटने का, और काट के देखिए तो उसकी सतह खुरदरी एवं अस्पष्ट होती है। मीन्स अगर हम इसके विदलन की बात करते हैं तो इसकी सतह चिकनी एवं सपाट होती है, चिकनी एवं सपाट सतह होती है और अस्पष्ट विदलन होता है, विदलन होता है। और यदि हम इसकी बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस की, अगर एमॉर्फस सॉलिड को हम क्या करें, उसको काट के देखते हैं तो हमको नज़र आता है कि इसमें अस्पष्ट विदलन होता है, अस्पष्ट विदलन होता है, अस्पष्ट विदलन एवं सतह खुरदरी होती है, एवं सतह खुरदरी होती है। इसमें जो विदलन होगा वो अस्पष्ट होगा और इसकी सतह खुरदरी होगी। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, जैसे कि हमने कहा पनीर को काटते हैं आप तो नज़र आता है कि उसकी सतह जो काटने के पश्चात दिख रही है वो चिकनी एवं सपाट होती है और इसमें अस्पष्ट विदलन होता है। चलिए हम अगले कैरेक्टर की बात करते हैं। विदलन के बाद हम आ जाते हैं एक नए कैरेक्टर पे, और वो है प्रकृति। अगर हम बात करें प्रकृति की तो चौथा कैरेक्टर देखिए, चौथा कैरेक्टर प्रकृति में ये जो होता है क्रिस्टलीय ठोस जो होता है, एमॉर्फस सॉलिड यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसकी बात करें तो ये हमारा होता है वास्तविक ठोस और अक्रिस्टलीय होता है आभासी ठोस। तो ये यानी क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होता है, वास्तविक ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है ये आभासी ठोस होता है। क्या होता है? आभासी ठोस होता है। ठीक है, ये हो गया आभासी ठोस। अब हम बात करते हैं पांचवें कैरेक्टर की।
पाँचवा कैरेक्टर इसका है कणों की व्यवस्था। चलिए, कणों की व्यवस्था, कणों की व्यवस्था। अगर हम बात करें कणों की व्यवस्था की, तो सीधी सी बात अभी हमने बताया कि क्रिस्टलीय ठोस जो होता है एक सिस्टमैटिक पैटर्न में होता है। मीन्स इसमें जो कण होंगे जस्ट एक के बाद दूसरा वाला, दूसरे के बाद फिर पहला वाला, मीन्स एक निश्चित क्रम में बैठेंगे। कहने का मतलब जैसे आप ये दीवार देख रहे हो, इस दीवार को मिस्त्री बनाते समय अगर इनकी जो एकक कोष्ठिका, कहने का मतलब यूनिट सेल इसका क्या होगा, ईंट होगा, उस ईंट को एक सिस्टमैटिक पैटर्न में ना रखता तो शायद ये इतनी लंबी दीवार ना बन पाती। उसी प्रकार से अगर क्रिस्टलीय ठोस का स्ट्रक्चर हमको बनाना है तो उसमें जो भी उसके अवयवी कण होंगे वो एक सिस्टमैटिक पैटर्न में होंगे, और जब सिस्टमैटिक पैटर्न में होंगे तभी वो लॉन्ग रेंज आर्डर एक नियमित पैटर्न में सेट होके एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करेंगे। और इस प्रकार से इसमें जो कणों की व्यवस्था होती है वो दीर्घ परिसर व्यवस्था होती है। दीर्घ परिसर व्यवस्था इसमें पाई जाती है। क्रिस्टलीय ठोस लॉन्ग रेंज आर्डर, लॉन्ग रेंज आर्डर। और इसमें जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस में, इसमें कणों की व्यवस्था क्या होती है, एक अनिश्चित होती है, सिस्टमैटिक पैटर्न में नहीं होती। इसलिए इसमें दीर्घ परिसर व्यवस्था, जैसे इस दीवार को बनाना स्टार्ट करिए और इसके ईंटों को एक सिस्टमैटिक पैटर्न में ना रखा जाए तो क्या ये दीवार इतनी ऊंचाई तक जाएगी, नहीं जाएगी, निश्चित है ये क्या होगी, ढह जाएगी। उसी प्रकार से इसमें दीवार जब ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं गई तो कौन सी व्यवस्था हुई, शॉर्ट रेंज आर्डर। कहने का मतलब लघु परिसर व्यवस्था, लघु परिसर व्यवस्था, यानी जो अक्रिस्टलीय ठोस होंगे इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज आर्डर ये व्यवस्था पाई जाती कणों की। ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बनता है बोर्ड में। चलिए देखिए, 5 कैरेक्टर इसके हो गए, अभी 4 कैरेक्टर और बचे हुए हैं। इसको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।